आज की बड़ी अपडेट्स पर ध्यान दें तो रूस ने भारत को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। जो पूरा यूएन मिलकर नहीं कर पाया वो भारत की एक विजिट ने करके दिखा दिया है। वहीं भारत के कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि भारत इजराइल की पुरानी मदद भूलकर उसको डबल क्रॉस कर दे। तो जापान ने भारत से कह दिया है, अमेरिका दे या ना दे, हम आपको पूरी तकनीक देंगे, आप बस बनाना शुरू करो। वहीं फाइनली ब्रिटेन भारत की हर शर्त मानने को तैयार हो चला है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट की तरफ आगे बढ़ें तो यहाँ एक बड़ी मदद रूस ने भारत से मांगी है, जिसने यूनाइटेड नेशन और अमेरिका के बॉस बनने के सपने को ही रगड़ कर रख दिया है। ये तो आप जानते ही होंगे, भारत की गुट निरपेक्ष नीति आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है। यही वजह है कि भारत वो करने की क्षमता रखता है जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में व्हाइट हाउस ने भी कह दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने में भारत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और यही नहीं, रूस ने भी ब्रिक्स मीटिंग से ठीक पहले भारत से बड़ी मदद मांग ली है। दरअसल हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए भारत, चीन और ब्राजील को दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में सामने आने का अनुरोध किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की न्यूट्रल पॉलिसी चीन और ब्राजील से कहीं अलग है। यही वजह है कि यहाँ अमेरिका भारत से रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही रूस ने भी भारत से इस बारे में मदद करने को कहा है, क्योंकि भारत ही है जो इस युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। बता दें कि भारत की कूटनीति अब इतनी मजबूत हो गई है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है। बता दें कि पुतिन ने यह भी कहा है कि युद्ध की शुरुआत में तुर्की ने भी मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन शर्त पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब शांति के लिए कुछ शर्तें तय की जा सकती हैं, लेकिन रूस उन क्षेत्रों को नहीं छोड़ेगा जिन पर उसने कब्जा कर लिया है। खास बात तो ये देखिए, इस युद्ध को रोका जा सकता था अगर ब्रिटेन अपनी टांग बीच में ना घुसाता। ये बात 2022 की है, जब यूक्रेन रशिया में शांति स्थापित हो सकती थी। रूस कुछ जगहों से पीछे हटने को भी तैयार था, लेकिन उस समय यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तेजी से यूक्रेन पहुंचे और जेलेंस्की से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, शांति समझौते पर साइन नहीं करना। कहने का मतलब ये, अमेरिका और उसके वेस्ट सहयोगी इतनी जल्दी रूस को छोड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने तब डील नहीं होने दी। ये सोच रहे थे कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से आधुनिक हथियार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो रूस को कमजोर किया जा सकता है। पर आप अभी देख सकते हैं, इसके ठीक उलट हो चुका है। अभी पश्चिमी देशों को ही मजबूरन यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर की एड देनी पड़ रही है, जबकि भारत और रूस का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। तो अब जब बोरिस जॉनसन सत्ता से जा चुके हैं, जो बाइडेन को फिर सत्ता में आना है, इसके लिए ये कैसे न कैसे करके भारत से मदद की आस लगाए बैठे हैं। वहीं अगर ब्रिटेन बीच में घुसकर डील बर्बाद नहीं करता तो आज जर्मनी की भी ऐसी हालत नहीं होती। दरअसल जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए बड़ी मात्रा से रूस से गैस मिलती थी, लेकिन अब इस पाइपलाइन को यूक्रेन के कुछ अज्ञात लोगों ने निशाना बनाया और उसे तोड़कर रख दिया। यही नहीं, नॉर्ड स्ट्रीम रूस से जर्मनी तक बाल्टिक सागर के नीचे चलने वाली पाइपलाइनों का एक नेटवर्क है जो पश्चिमी यूरोप को प्राकृतिक गैस प्रदान करता है, और इस योजना की लागत लगभग $3 लाख के आसपास है। यही वजह है कि हाल ही में जर्मन सांसद ने यूक्रेन से नॉर्ड स्ट्रीम तोड़फोड़ के लिए मुआवजे की मांग भी कर दी है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से कर कोई और रहा है और भुगत कोई और रहा है। अब पता नहीं, यही वजह है कि कुछ और जर्मनी यूक्रेन को दी जाने वाली एड में कमी लाने वाला है, जिसे वो 2025 से लागू भी कर देगा। कहने का मतलब यह है कि जब जरूरत थी तब इन्होंने युद्ध को अपने फायदे के लिए होने दिया। अब जब इनकी अर्थव्यवस्था और इनके चुनाव प्रभावित हो रहे हैं तो अब इनको भारत की याद आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को 100% देकर इस युद्ध को रुका देना चाहिए? क्योंकि अब रूस भी यही कह चुका है कि बस बहुत हुआ। इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये इजराइल से जुड़ी हुई है, जहां हाल ही में भारत के कुछ पूर्व राजनयिकों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की है, और इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत से इजराइल को कोई भी हथियार, गोला बारूद ना भेजा जाए, फिर चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो। वैसे अगर ये हो गया तो भारत इजराइल को हथियार के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला पहला देश बन सकता है। वैसे भारत के 4 या 5 लोग इकट्ठा होकर कुछ भी बोल लें, ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में ब्रिटेन ने भी इजराइल के सैन्य अभियानों के लिए उपयोग में किए जाने वाले 30 हथियार निर्यात लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। लेकिन ये सब देखने के लिए था,
असल बात तो यह है कि लगभग 10% ही लाइसेंस रोके गए हैं, जबकि 320 लाइसेंस अब भी जारी हैं और F-35 फाइटर प्रोग्राम से जुड़े लाइसेंस एक्सपोर्ट बैन से बाहर ही रखे गए हैं। मतलब यहाँ इजराइल के ऊपर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। वैसे कनाडा, नीदरलैंड, बेल्जियम और भी कई देश हैं जो इजराइल पर कुछ एक हथियारों पर बैन लगा चुके हैं, लेकिन जब तक अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल के लिए कुछ नहीं बिगड़ सकता है। वैसे भारत की तरफ से इजराइल को कौन से हथियार गए हैं, इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं है, लेकिन अगर भारत की तरफ से फिर भी बैन लगा दिया जाता है तो आप इस बात को ऐसे देखिए, जब रूस अमेरिका दूर थे, वो इजरायली था जिसने कारगिल में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना बड़ा योगदान दिया था। अगर इजराइल नहीं होता तो आज कुछ नतीजे अलग ही होते। तो आप समझ सकते हैं इजराइल दिल से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए पाकिस्तान फिर से ऐसा कुछ करे, अमेरिका सिर्फ बहाने बनाता रह जाएगा, तब क्या हो? इजराइल भी भारत को सप्लाई देने से मना कर दे। आप बताइएगा, इजराइल पर भारत को वेपन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देना चाहिए या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जापान से जुड़ी हुई है, जो भारत को अपनी ऐसी तकनीक देने जा रहा है जो भारत को समुद्र में एक बड़ा योद्धा बना देगा। बता दें कि भारत ने हाल ही में जापान से एक बेहद आधुनिक रेडार तकनीक हासिल की है जिसका नाम यूनिकॉर्न है, और ये रेडार दुश्मनों के मिसाइलों और ड्रोन को पकड़ने में बहुत कारगर है और ये रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके ऐसा कर पाता है। बता दें कि यूनिकॉर्न को इस तरह बनाया गया है कि ये कई तरह के एंटीना को एक साथ जोड़ देता है, जिससे ये दुश्मनों की नज़र से छिपने में कामयाब हो पाता है। मतलब 10 एंटीनों का काम ये एक एंटीना करके दे देगा। बता दें कि ये एंटीना जापान की 3 बड़ी कंपनियों NEC कॉर्पोरेशन, संपा काइगो केके और योकोहामा रबर के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। मतलब चीन जो आए दिन अपने जासूसी जहाज भारतीय सीमा पर लाता रहता है, ये तकनीक उसे पहले ही पहचान लेगी और भारतीय नेवी को सतर्क कर देगी। बता दें कि जापानी नौसेना काफी समय से इसका इस्तेमाल भी कर रही है। मतलब ये जांचा परखा है और अब भारतीय युद्धपोतों के लिए ये एडवांस एंटीना भारत और जापान की कंपनियां मिलकर बनाएंगी। मतलब भारत के हाथ ऐसी तकनीक होगी जिसमें समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये ब्रिटेन और भारत के FTA को लेकर है, जो फाइनली अब जाकर टेबल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में नीति आयोग के CEO ने जानकारी दी है कि दोनों देशों के बीच FTA अंतिम चरण में है और दोनों देश जल्दी इस समझौते को अंतिम रूप देते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि इस FTA की बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से ढील देने के कारण ये 2 सालों तक ऐसे ही लटकती रही। लेकिन अब नीति आयोग के CEO ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच अब हाथ मिलाने जितनी दूरी भी नहीं बची है। मतलब ये FTA होने में ज्यादा समय नहीं लेगा। बता दें कि इस समझौते से भारत के कृषि उत्पादों, कपड़ों, दवाइयों और अन्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ सकता है। वहीं ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फूड आइटम और अन्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ सकता है। बता दें कि ये FTA होता है तो भारत ब्रिटेन को ज्यादा सामान और दवाइयाँ दे पाएगा, तो भारत इस समझौते में फायदा उठा पाएगा। अगर नीति आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस समझौते में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो मान के चलिए इस साल के अंत तक या 2025 के शुरुआती महीनों में ये पूरा होता हुआ दिखाई देगा, जिससे भारत को बड़ा लाभ मिल सकता है। क्योंकि भारत ने 2023 में ब्रिटेन को $1.71 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्यात किए हैं और ये एक बड़ी संख्या है, जो कि दिखाता है कि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात बढ़ा रहा है। वहीं ब्रिटेन चीन से दूरी बना रहा है और उसको नई सप्लाई चेन की जरूरत है, जिसके लिए भारत एक बड़ा विकल्प बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में आप ये समझिए कि ब्रिटेन में भारत का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का हिस्सा 2022 में जहां 4.80% था, लेकिन अब ये बढ़कर 10% हो गया है। मतलब ये डबल हो चुका है, जो कि तेजी से और बढ़ने में लगा है। और ये तो सिर्फ एक सेक्टर है, भारत ऐसे कई सेक्टर में मजबूती हासिल कर चुका है जिसकी अभी ब्रिटेन को सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये FTA भारत के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार ब्रिटेन FTA को लेकर सीरियस दिख रहा है या इस बार भी वो भारत को गोल गोल घुमा सकता है?